नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में 25 मई के बाद फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। नीतीश सरकार ने इसका ऐलान भी कर दिया है और साथ ही रेमडेसिविर का अब दिख रहा है साइड इफेक्ट और साथ ही लॉकडाउन गाइडलाइन में किया गया बड़ा बदलाव। तो आज की सभी बड़ी खबरों पे विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो अब बिहार में फिर से लॉकडाउन बढ़ने वाला है। बिहार में 25 मई के बाद फिर से लॉकडाउन बढ़ने पर फैसला लिया जा सकता है और बिहार में अब जून के पहले सप्ताह तक बढ़ सकता है लॉकडाउन। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार में कोरोना के कहर को रोकने के लिए राज्य सरकार फिर से लॉकडाउन को आगे बढ़ा सकती है और सरकारी सूत्रों से ऐसी खबर मिल रही है कि 2 दिन के भीतर ही सरकार इस पर फैसला भी ले सकती है और पूरे बिहार में जून के पहले सप्ताह तक लॉकडाउन लागू किए जाने की संभावना है। आपको बता दें कि इससे पहले 5 मई को लॉकडाउन लगाया गया था और पहले 15 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया और फिर उसे 25 मई तक बढ़ा दिया गया। तो वहीं 15 मई को बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 7800 के करीब था, जो कि अब लगभग 5200 के आसपास पहुंच गया है। तो जाहिर है कि लॉकडाउन में काफी राहत मिली है, तो अब इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। लॉकडाउन को 1 सप्ताह के लिए और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। बिहार में आज महामारी घोषित होगी ब्लैक फंगस। पिछले 24 घंटों में आए हैं 39 नए मामले। जहां बड़ी खबर है कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच आई नई मुसीबत ब्लैक फंगस को बिहार सरकार आज महामारी घोषित कर देगी और राज्य में ब्लैक फंगस के मामले में तेजी के साथ इजाफा भी हो रहा है और पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में ब्लैक फंगस के 39 नए मामले भी सामने आ गए हैं। तो अब स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों की माने तो राज्य सरकार आज राज्य में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर सकती है। तो वहीं ब्लैक फंगस के 39 आए नए मामलों की बात करें तो इनमें से 8 मरीजों को भर्ती कराना पड़ा है और 39 मामलों में से 32 पटना के 3 अस्पतालों में और 7 मामले छपरा शहर के एक निजी अस्पताल में पहुंचे हैं। तो वहीं राज्य में अब तक ब्लैक फंगस के लक्षण वाले 174 मरीजों की पहचान की जा चुकी है। कोरोना मरीजों पर अब दिख रहा है रेमडेसिविर का साइड इफेक्ट। कंपकपी और ऑक्सीजन लेवल में हो रही है गिरावट। जी हां, कोरोना मरीजों के इलाज में जीवन रक्षक माने जाने वाले रेमडेसिविर दवा का अब साइड इफेक्ट दिखने का मामला सामने आ गया है। पटना के 3 बड़े प्राइवेट अस्पतालों ने प्रमाण के साथ औषधि नियंत्रक को इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि अस्पतालों की शिकायत पर राज्य औषधि नियंत्रक रविंद्र कुमार सिन्हा ने BMICL के महाप्रबंधक को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में कहा गया है कि श्री साई हॉस्पिटल की शिकायत है कि जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड का 19 वॉयल इंजेक्शन मिला था, जिसे देने के बाद मरीजों में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखा गया है और उनमें कंपकपी और ऑक्सीजन लेवल भी गिर गया है। और इसके अलावा पारस हॉस्पिटल ने भी ऐसी ही शिकायत की है कि 8 मरीजों को यही इंजेक्शन दिया गया, जिसमें मरीजों में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिला है। और साथ ही फोर्ड हॉस्पिटल ने भी कहा है कि मरीज में एडवर्ड रिएक्शन देखने को मिला है और जिसके बाद औषधि नियंत्रक ने तुरंत जांच और कार्रवाई करने की मांग BMICL के GM से की है। बिहार में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बिहार में आज मिले हैं 5154 नए कोरोना मरीज। बिहार कोरोना अपडेट की बात करें तो बिहार सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटों के अंदर 1,25,011 सैंपलों की जांच की गई है, जिसमें से मात्र 5154 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। तो बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो बिहार में अभी 49,311 एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। तो वहीं बीते 24 घंटों में मिले नए मामलों की बात करें तो पटना में सबसे ज्यादा 981 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। तो वहीं इसके अलावा अररिया में 130, बेगूसराय में 194, भागलपुर में 141, दरभंगा में 376, पूर्वी चंपारण में 117, गया में 185, गोपालगंज में 229, कटिहार में 173, किशनगंज में 121, मधुबनी में 174, मुंगेर में 117, मुजफ्फरपुर में 117, नालंदा में 129, पूर्णिया में 171, सहरसा में 149, समस्तीपुर में 194, सिवान में 135, सुपौल में 121 और वैशाली में 116 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है।
तेजस्वी के कोविड सेंटर को किया गया खारिज। स्वास्थ्य मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष को दिया जवाब, कहा कि हमें जरूरत नहीं। जी हां, बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव द्वारा अपने सरकारी आवास में कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए कोविड केयर सेंटर को अपनाने से सरकार ने इनकार कर दिया है और स्वास्थ्य मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को चिट्ठी लिखकर सरकार के फैसले से अवगत करा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव को साफ तौर पर कह दिया है कि आपका सरकारी आवास जहां पर है वहां कोविड केयर सेंटर नहीं बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह इलाका आवासीय क्षेत्र है और ऐसे में यहां कोविड केयर सेंटर नहीं बनाया जा सकता है। और इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस दौरान यह भी साफ कह दिया है कि उनके पास महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं और ऐसे में किसी के आवासीय जगह को कोविड केयर सेंटर बनाने की जरूरत नहीं है। कोरोना काल में गरीबों को घर के लिए मिलेगी तुरंत राशि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां, कोरोना काल में परेशानियों का सामना कर रहे गरीब परिवारों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों को बड़ा दिशा निर्देश जारी कर दिया है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि गरीबों को घर बनाने के लिए तुरंत पैसे दिए जाएं और घर बनाने के क्रम में लोगों को रोजगार मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जीविका तथा सतत जीविकोपार्जन योजना की समीक्षा करते हुए ये बातें कही है। उन्होंने कहा है कि इन दोनों आवास योजनाओं के काम में और तेजी लाई जाए और इसके तहत जिसका भी घर बनना है उनका निर्माण जल्द से जल्द हो। पटना एम्स के डॉक्टरों ने सोमवार से हड़ताल पर जाने का किया ऐलान। मांग पूरी करने के लिए प्रशासन के पास केवल है 2 दिन। महामारी के इस दौर में स्वास्थ्य सेवा को बहाल रखना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन पटना एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने एम्स प्रशासन को चेतावनी दे दी है कि अगर सोमवार तक उनकी लंबित मांगें नहीं मानी गई तो वह हड़ताल पर चले जाएंगे। और एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने कहा है कि अगर 24 मई तक अस्पताल प्रशासन ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वह काम को ठप कर देंगे। इधर एम्स में 300 रेजिडेंट डॉक्टर हैं और अगर इन्होंने काम को बंद कर दिया तो कोरोना महामारी के बीच यह सबसे बड़ा संकट होगा। तो इधर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि डॉक्टरों के कोरोना संक्रमित होने पर उन्हें अस्पताल में ही बेड मुहैया नहीं कराया जा रहा है। एसोसिएशन की मांग है कि एम्स में ऑक्सीजन युक्त 20 बेड और आईसीयू में कम से कम 2-3 बेड एम्स के डॉक्टरों के लिए रिजर्व रखे जाएं। और इसके अलावा रेजिडेंट डॉक्टरों की मांग है कि जिस तरह अन्य अस्पतालों में कोविड ड्यूटी के बाद 8 दिन का क्वारंटाइन ऑफ मिल रहा है, ठीक उसी तरह एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों को भी अवकाश दिया जाए। और साथ ही उनका कहना है कि बिहार में सबसे ज्यादा मरीजों का इलाज पटना एम्स में हो रहा है, इसलिए डॉक्टरों को वहां भी इंसेंटिव दिया जाए। तो ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टरों की मांग पूरी करने के लिए एम्स प्रशासन और बिहार सरकार के पास केवल 2 दिनों का वक्त है, वरना महामारी में हड़ताल से हालात और बिगड़ सकते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब 1 साल के बाद लेनी पड़ सकती है बूस्टर डोज। जी हां, बड़ी खबर है कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 1 साल के बाद अब आपको बूस्टर डोज लेनी पड़ सकती है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दुनिया भर में लोगों को वैक्सीन की 2 डोज दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद संक्रमण कई लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक 40% लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीनेशन के बावजूद एंटीबॉडी डेवलप नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में अब बूस्टर डोज की तकनीक सामने आ सकती है और भविष्य में लोगों को वैक्सीन की 2 डोज लेने के 8 से 12 महीने के बाद एक बूस्टर डोज के तौर पर तीसरी खुराक लेनी पड़ सकती है। अगर आप भी कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं तो आप भी संभल जाइए, नीतीश सरकार केस कर सकती है। जी हां, कोरोना आपदा के बीच सोशल मीडिया पर लगातार कई तरह की खबरें सामने आती है और सरकार की विफलता से लेकर कई ऐसे पोस्ट सोशल मीडिया के जरिए सामने आते हैं जिनकी वजह से लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर पोस्ट करने वालों को सावधान होने की जरूरत है। दरअसल राज्य सरकार ने फैसला किया है
है कि कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने वालों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और ये फैसला इस वजह से लिया गया है कि ताकि सोशल मीडिया के जरिए राज्य में भ्रम की स्थिति ना आ जाए। सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक खबरें आती रहती है, जिससे लोगों में डर पैदा हो रहा है। लोगों को गलत जानकारी सोशल मीडिया के जरिए मिल रही है। अब इसे लेकर प्रशासन को सख्त होने का निर्देश दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर या पोस्ट शेयर करता है तो उस पर अब एक्शन लिया जाएगा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अब 2 दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल और राज्य भर में बारिश के हैं आसार। जी हां, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और 2 दिनों तक अब आसमान में बादल छाए रहेंगे। राज्य भर में कई स्थानों पर हल्की व मध्यम बारिश की भी संभावना जताई गई है। तो वहीं मौसम विभाग की माने तो बिहार के तटवर्ती क्षेत्रों के पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, छपरा, सिवान, पटना, गया और मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो अब बिहार में अगले 2 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर बारिश भी होगी। तो अब इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है और 2 दिनों के बाद हवा के रुख में परिवर्तन होगा, जिससे हालात सामान्य हो जाएंगे और तापमान में भी वृद्धि हो सकती है। पटना विमेंस कॉलेज की छात्राओं ने बनाया सेफ्टी ब्रेसलेट। इस नई खोज को देश में मिली पहचान और ये महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कारगर साबित होगा। जी हां, महिलाओं की सेफ्टी को लेकर पटना विमेंस कॉलेज की छात्राओं ने एक ऐसा ब्रेसलेट बनाया है जो उनकी हमेशा मदद करेगा। पटना विमेंस कॉलेज की बीएस की 5 छात्राओं ने इसे इजाद किया है और इस ब्रेसलेट का नाम सेफलेट रखा गया है और छात्राओं के इस इन्वेंशन को अब नेशनल लेवल पर भी पहचान मिल गई है। तो महिलाओं के साथ यदि दुर्व्यवहार और छेड़खानी जैसी घटनाएं या फिर कोई संकट आता है तो उस वक्त यदि उनकी हाथों में यह ब्रेसलेट लगा हो तो सिर्फ एक टच से ही यह अलार्म बजाएगा जो 1 किलोमीटर के एरिया में सुनाई देगा। और इतना ही नहीं, उस एक टच के साथ रजिस्टर्ड नंबरों पर एक मैसेज भी चला जाएगा और मैसेज मिलते ही जीपीएस ट्रैकर और गूगल मैप के जरिए लोकेशन ट्रैक करके ब्रेसलेट पहनी महिला के पास पहुंचा जा सकता है और उनकी रक्षा की जा सकती है। लालू की बेटी रोहिणी ने फिर से कर ली है वापसी। जी हां, सुशील मोदी की शिकायत के बाद लॉक हुआ ट्विटर अकाउंट फिर से खुल गया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्विटर पर वापसी कर ली है। 1 दिन तक के लिए प्रोफाइल लॉक होने के बाद अब उनका ट्विटर हैंडल एक बार फिर से एक्टिव हो गया है और जिसके बाद सिंगापुर से उन्होंने लगातार एक के बाद कई ट्वीट किए हैं। रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से ट्वीट के जरिए न केवल डबल इंजन की बिहार सरकार पर निशाना साधा है बल्कि अपने पिता लालू प्रसाद यादव को टैग करते हुए भी कई ट्वीट किए हैं। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य 2 दिन पहले सुशील कुमार मोदी पर उस वक्त भड़क गई थी जब सुशील मोदी ने कोरोना के इस हालात में तेजस्वी यादव को अपनी डॉक्टर बहनों की याद दिलाई थी और इसके बाद नाराज रोहिणी आचार्य ने सुशील कुमार मोदी को ट्विटर पर ही जमकर भला बुरा कह दिया था और कई आपत्तिजनक टिप्पणियां भी कर दी थी। लेकिन अब रोहिणी आचार्य का ट्विटर अकाउंट फिर से एक्टिव हो गया है और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि लालू जी के सामाजिक न्याय को जिन्होंने जंगल राज बताया वो आज अपने दुशासन राज्य को सुशासन राज्य बताने पर अड़े हुए हैं। महामारी में यात्रियों की कमी के कारण रेलवे ने 16 जोड़ी ट्रेनों को किया कैंसिल। जी हां, बड़ी खबर है कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए अब लोगों ने सफर का प्लान कैंसिल करना शुरू कर दिया है और जिसकी वजह से ट्रेनों में यात्रियों की कमी हो गई है और इसी वजह से अब रेलवे ने 16 जोड़ी एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन रद्द करने का फैसला किया है और रेलवे की तरफ से जानकारी दी गई है कि 16 जोड़ी स्पेशल और पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन अब 23 मई से अगले आदेश तक रद्द रहेगा।
बिहार सरकार ने शुरू कर दी है तीसरी लहर से बचने की तैयारी। मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि तेजी से हो रही है डॉक्टरों और संसाधनों की व्यवस्था। जी हां, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की मार झेल रहे बिहार को तीसरी लहर से बचाने की तैयारी नीतीश सरकार ने शुरू कर दी है। और बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। और साथ ही इधर मंत्री सम्राट चौधरी ने जिला एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि कोरोना के तीसरी लहर के फैलने की आहट को देखते हुए राज्य सरकार तैयार है और प्रदेश के सभी जिले, अनुमंडल व प्रखंड स्तर के अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी और संसाधनों की व्यवस्था तेजी से कराई जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो सके।